जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 1 to 5 यानी बीपीएससी टीचर 3.0 2024 में जो भी प्रश्न पूछा गया है प्राइमरी टीचर में, सारे कंप्लीट प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं विथ ऑफिशियल आंसर। तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये कंपलसरी है ही, आपको कंप्लीट देखना है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि वहीं से प्रश्न पूछा जाता है और वहीं से नहीं, इस एग्ज़ाम से और भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। यानी बिहार के जितना भी एग्ज़ाम है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी अति महत्वपूर्ण। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपको कंप्लीट इसमें एनालिसिस दिया जाएगा विथ ऑफिशियल आंसर। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाल ही में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था, और ऐसा जो प्रश्न पूछा गया था जो सिर्फ मतलब बीपीएससी टीचर में ही पूछा गया था। ऐसे हम आपको एग्जाम्पल बहुत सारा दिए भी थे, अब वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आइए सीधा शुरू करते हैं वीडियो के। तो ये जो क्या है, क्लास 1 to 5, क्लास 1 to 5 सेट नंबर ई है, अब याद रख सकते हैं। और ये ऑफिशियल बिल्कुल पेपर है। इसमें जो है लैंग्वेज और जनरल स्टडीज, क्योंकि क्लास 1 to 5 यही पूछा जाता है प्राइमरी टीचर में। टोटल टाइम जो दिया जाता है आपको बनाने के लिए 2.5 घंटा दिया जाता है, और मैक्सिमम जो मार्क रहता है 150 नंबर का रहता है। इसमें जो 30 नंबर लैंग्वेज रहता है और 120 नंबर जनरल स्टडीज रहता है। तो ये सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर को। देखिए यहाँ हिंदी है, उसके बाद आपको इंग्लिश मिलेगा, यहाँ उर्दू हो गया, यानी ये आपका लैंग्वेज पेपर है, 30 प्रश्न है। और यहाँ पर से देख सकते हैं बंगाली हो जाएगा आपका। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जनरल स्टडीज पेपर को सबसे पहले करेंगे। तो ये आपका होगा पार्ट 2 यानी जनरल स्टडीज पेपर। तो सबसे जो पहला प्रश्न है यानी 31 नंबर प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो इसमें जो आंसर दिया गया था यूट्यूबर के द्वारा, यानी हाल ही जिसमें जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस किया जाता है, जो भी यानी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा, जो ऑफिशियल पेपर में आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, धुआरे या बातीमुख, इसको क्या बोलते हैं, धुआरे बोलते हैं। यानी ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, तो धुआरे उसको बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, तो धुआरे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर की, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो एक विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे काम करता है क्या, या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पे काम करता है क्या। 3 ऑप्शन आपको दिया गया, और बाकी डी और ई सेम ही ऑप्शन रहेगा जितना भी प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे काम करता है विद्युत, यानी एक विद्युत फ्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 32 नंबर, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और आयोग के द्वारा भी यही आंसर दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशत क्या है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, यानी बोल रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पे, यानी मान लीजिए 39 दर्जन आप आम बेचे, तो हम मान लेते हैं रेट एक दर्जन का 1 रुपया है, तो 39 दर्जन का कितना हो जाएगा, 39 रुपया। तो यानी 39 दर्जन अगर आप आम बेचिएगा, तो यानी जितना भी आम बेचे उसमें से 13 दर्जन आम के बराबर आपको लाभ हुआ। इसका कहने का मतलब आपको कितना लाभ हुआ, 13 रुपया। तो इसका कहने का मतलब ये भी हुआ कि आप अगर 39 में बेचे तो 13 रुपये का लाभ हुआ है, यानी अगर आप 39 रुपये में बेचे हैं तो 13 रुपये का लाभ हुआ। इसका कहने का मतलब आप उसको खरीदे होंगे 26 रुपये में, तभी तो 13 रुपये लाभ हुआ, तो 39 में बिका। तो इसका कहने का मतलब आप उसको जो खरीदे थे यानी 26 रुपये में और 39 रुपये में बेच दिए 13 रुपये लाभ कमा कर। तो पूछा जा रहा कि लाभ परसेंटेज क्या हुआ, यानी 26 में खरीदे थे 13 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो जो भी लाभ हुआ उसको ऊपर रखते हैं और जो आपका क्रय मूल्य है उसको नीचे रखते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 13 दूनी 26 और इसको काटिएगा 50%। ऐसे भी कह सकते हैं कि 26 में खरीदें 13 रुपये लाभ हुआ, यानी आधा लाभ हुआ, तो यानी 50%। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1855-56 में बिहार में चला था संथालियों का विद्रोह, यानी संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू के द्वारा चलाया गया था। और भी इसमें शामिल थे, भैरव भी शामिल था, यानी इसमें और भी व्यक्ति शामिल थे। मेनली जो आंसर इसका क्या होता है, सिद्धू और कान्हू। तो यहाँ पास इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 1855-56 में बिहार में संथालियों ने क्या किया था, तो किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। यहाँ पर पूछा गया गर्म खून का प्राणी है। ऑप्शन ए में दिए गए दादुर, जिसको बोलते हैं टोड, मगरमच्छ, मछली। तो ये सभी क्या है, ठंडा खून वाला, यानी है जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ठंडे खून वाला प्राणी है। टोड भी हो जाएगा, मगरमच्छ भी हो जाएगा, मछली भी हो जाएगा। तो आपसे पूछा गर्म खून का प्राणी कौन सा है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, यानी आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था और किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ए पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इसका जो प्रकाशन किया गया था 1882 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सूखी बर्फ है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सूखा बर्फ किसको बोला जाता है, सूखा बर्फ किसे बोला जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कभी कभी अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ठोस आणविक भी आंसर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 39 नंबर कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, तो किसे सुरक्षा दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। संपूर्ण कहने का मतलब इसमें अजैव जैव सभी शामिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला। तो ये करेंट से प्रश्न रिलेटेड है। तो करेंट का प्रश्न अगर जब भी आप वर्तमान में एग्जाम दीजिएगा, यानी मान लीजिए कि आपका एग्जाम 2027 में, क्योंकि ये तो यूट्यूब पर हमेशा के लिए अपलोड रहेगा, तो 2027 में आप उस टाइम के वर्तमान करेंट को देख कर जाइएगा। हालांकि हम इसका आंसर भी बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है, यानी बताना कौन सा तथ्य सही दिया गया है, यानी ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है, यानी कौन सा तथ्य ओजोन के बारे में कहा गया। तो ओजोन सबसे पहले आपको याद रखना है, ओजोन जो पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ पाया जाता है ओजोन परत, समताप मंडल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये जो है एक प्रकार का क्या है, अस्थायी गैस है। कैसा गैस है, तो अस्थायी गैस है ओजोन है जो, और ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ ओजोन गैस, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि ओजोन जो परत है, ये जो करता है, इसका जो काम है पराबैंगनी किरण, यानी जो भी हानिकारक किरण है, यानी पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पे आने नहीं देता है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरण, क्योंकि पराबैंगनी किरण का भी टाइप होता है। तो यहाँ पास ये पृथ्वी पे आने नहीं देता पराबैंगनी किरण को। और पराबैंगनी किरण अगर आप देखिएगा तो गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, इसी तरह से आगे भी होता है, यानी टोटल 7 तरह का चुंबकीय तरंग होता है। टोटल कितना होता है चुंबकीय तरंग, 7। तो यानी इधर से इधर जाइएगा तो क्या होता है, तरंग धर बढ़ते जाते हैं, यानी सबसे कम गामा का है, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद पराबैंगनी, उसके बाद दृश्य। यानी गामा से इधर जाइएगा, यानी हम इसको बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट जाइएगा तो बढ़ेगा तरंग धर, और राइट से लेफ्ट आइएगा तो घटेगा। तो आपको ये सारा कंप्लीट आपको बताया गया है कि गामा यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, इसमें किस तरह से काम किया जाता है, यानी किस तरह का होता है तरंगधर, आवृत्ति। तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जिसका तरंगधर अधिक होता है उसका आवृत्ति कम होता है, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी टीचर में प्रश्न पूछेगा, पूछा भी जाएगा। तो जिसका तरंगधर क्या होता है, अधिक होता है, उसका आवृत्ति कम, और जिसका आवृत्ति कम उसका ऊर्जा कम। यानी कहने का मतलब अधिक तरंगधर वाले का ऊर्जा कम होता है, क्योंकि आवृत्ति कम होता है, और जिसका तरंगधर कम होगा उसका आवृत्ति अधिक होगा, और जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका ऊर्जा अधिक होगा। तो यानी कहने का मतलब कम तरंगधर वाले का जो ऊर्जा होता है अधिक होता है। तो यानी
ऊर्जा हम जो मेनली करते हैं आवृत्ति से करते हैं, तरंग दैर्ध्य से नहीं। यानी जिसका आवृत्ति अधिक उसका ऊर्जा अधिक और जिसका आवृत्ति कम उसका ऊर्जा कम। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। तो प्रवैणी किरण एक प्रकार का क्या है, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण है। कैसा विकिरण है, तो निम्न तरंग दैर्ध्य वाले। तो यहाँ पास अगर ऑप्शन देखिएगा तो यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, नहीं, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों को अवशोषित करती है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है, तो ये भी गलत है क्योंकि यह एक अस्थायी गैस है, अस्थायी गैस नहीं है। यह मध्यमंडल में पाया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि यह समताप मंडल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। बायोगैस का क्या पूछा, प्रमुख घटक पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है। यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो आपको पता है कि 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मानक समय रेखा अगर आपसे पूछा जाएगा तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यूपी के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, यानी टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कहाँ से होकर नहीं गुजरता, तो आपका ऑप्शन में रहेगा तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना पहले जो था आंध्र प्रदेश का भाग था, तब आंध्र प्रदेश का भाग रहे तो जाहिर सी बात है कि गुजरेगा, लेकिन अब जो अलग हो गया तो तेलंगाना से नहीं गुजरता है। तो अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि कहाँ से नहीं गुजरता, तो मैक्सिमम चांसेस है कि तेलंगाना ही ऑप्शन में रहेगा। और हाल ही में दरोगा कह रहे हैं बीपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न है, यानी 69वां में, कि 69वां या 68वां पूछा गया है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में मिलता है, लेकिन वहाँ दिया गया था पठार, यानी किस पठार पे मिलता है, तो बघेलखंड के पठार पे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल या बाज के जंगल। तो इस प्रश्न का आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर दिया गया आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, चीड़ के जंगल। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि 22 अप्रैल को मनाया जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध होता है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, यानी पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वातावरण से संबंधित जन जागरूकता फैलाने, यानी वातावरण संबंधित जन जागरूकता फैलाना पृथ्वी दिवस का उद्देश्य है, यानी संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है यानी 46 नंबर, कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, तो टाइप दिया गया ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लाटोनिक भूकंप, या जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा तो आपको प्लूटोनिक अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ये यहाँ पर दिएगा टेक्टोनिक और वोल्केनो। तो इसका जो राइट आंसर है टेक्टोनिक, यानी भ्रंशमूलक भूकंप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अधिकतर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका जो आंसर दिया गया है ए नंबर दिया गया था, ज्वालामुखी भूकंप। तो लेकिन आयोग इसका आंसर क्या माना, ऑप्शन नंबर बी, भ्रंशमूलक भूकंप या टेक्टोनिक भूकंप। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930, यानी 30 में शुरू हुआ था, हालांकि 1930 से 31 तक चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो पूछा जा रहा है उस समय के भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और लॉर्ड इरविन को पूछा जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ एक ऊपर भी दिया गया कि 5 अंकों को छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा, ये आपसे पूछा गया। तो 5 अंक पूछा गया तो ऑप्शन भी पहले इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी 4 अंक है गया घरे,
इसका कहने को तो या तो ए हो सकता है या तो बी, क्योंकि दोनों 5 ऑप्शन का है। और सबसे पूछा आपसे छोटी संख्या पूछा गया, तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या अगर पूछा गया तो चेक करिएगा ऑप्शन नंबर ए को, क्योंकि 20 से छोटा कौन सा है, ए वाला। तो 20 से छोटा अगर ए वाला, अगर ए नंबर ऑप्शन को चेक करिएगा तो यहाँ पास 2 शेष भी बचना चाहिए, यानी 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जिसको इतना से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो आप इसको क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकाल कर क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि जो 10 है 5 से विभाजित होता है, तो हम बोलेंगे कि 2 अंकों को ऐसा कौन सा संख्या है जो 5 से विभाजित करने पर यानी सबसे छोटा सदैव 2 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, शेष लाना है तो 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12, यानी 12 सबसे 2 अंकों की छोटी संख्या है, तो 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा। तो इसी तरह से एलसीएम जो भी आएगा उसमें 2 ऐड कर दीजिएगा, या तो भागा देकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पास 40 दिया गया और 30 भी दिया गया, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी टोटल यानी 11,400 टोटल कट जाएगा, बाकी जो यानी 2 शेषफल बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है 49 नंबर कि शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, केरल, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, आप बिल्कुल इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए क्या क्या प्रदूषक हो सकता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए होता है NO2 और एक होता है SO2। तो यहाँ पास ऑप्शन में दिया गया SO2, तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर दोनों दिया रहता तो इसका आंसर होता डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और अम्लीय वर्षा किससे होता है, यानी SO2 से बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल और NO2 से बनता है नाइट्रिक अम्ल। यानी अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है और नाइट्रिक अम्ल भी होता है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल को चुनिएगा, क्योंकि उसका मात्रा अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सत्य पूछा गया है। तो यह त्रिस्तरीय है और इसमें सिलोमिक गुहा होती है, बिल्कुल सही दिया गया। और जब हम आपको एनालिसिस कराए थे जिस टाइम एग्जाम हुआ था उस टाइम भी हम इसका आंसर डी दिए थे, उपयुक्त में से एक से अधिक। और यहाँ भी इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि ये भी दोनों इसमें सही है। इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पर पूछा गया नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कहने का मतलब वैसा ऊर्जा जो समाप्त तो होता ही नहीं है, मतलब समाप्त नहीं होता है, यानी मेनली हम लोग समझने के भाषा में कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा उससे बोला जाता है जो समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगा, जैसे पवन ऊर्जा हो जाएगा, जैसे भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, ये सब क्या है तो नवीकरणीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय कहने का मतलब जो समाप्त हो जाता है लेकिन बहुत दिनों बाद, मतलब मेनली समझने के लिए आप ये याद रखिए, अनवीकरणीय मतलब जो समाप्त हो जाता है, नवीकरणीय मतलब जो समाप्त नहीं होता, लेकिन इसका मेनली डिफिनेशन ये नहीं होता। अब बिल्कुल समझने के लिए यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पर कोयला क्या है, अनवीकरणीय है, नाभिकीय ईंधन भी नवीकरणीय है, सॉरी अनवीकरणीय है, और पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है। यानी जो भी ऑप्शन दिया गया अनवीकरणीय है, यानी ये सब समाप्त हो सकता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन 1800 बोल रहे हैं, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, ये आपसे पूछा गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था 1953 में किया गया था। कब किया गया था, 1953 में, रिपोर्ट 55 में आया। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सदस्य थे, तो KM पनीकर सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू ये भी सदस्य थे, और फजल अली ये भी सदस्य थे। तो इसमें जो इसका जो अध्यक्ष कौन थे, फजल अली इसका अध्यक्षता किए थे, तो इसका इसमें तीनों संबंधित थे। और 2 अन्य सदस्य में कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनीकर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पनीकर, और इसमें अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों इसमें शामिल थे, इसके अलावा इसमें कोई भी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि
नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं पे आपको गोल घेरा लगा देना। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, लैक्रिमल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जैसे में हो गया श्वेत ग्रंथि यानी जिससे पसीना बहता है, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि समझने के लिए अगर आप याद रखिएगा तो मतलब अगर उससे स्रावित होगा तो ब्लड का मात्रा उसमें नहीं रहेगा। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लेक्रिमल, जिससे क्या होता है यानी आंसू बहता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। कभी सुने कि आंसू में मतलब खून आ रहा, ऐसा आप नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, यानी विषम चुनना है, यानी इनमें से विषम कौन सा है। मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता। तो यहाँ जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर आयोग के जो द्वारा दिया गया है, इसका ऑप्शन जो दिया गया, सॉरी, इसका जो आंसर दिया गया बी नंबर दिया गया सहारनपुर। सहारनपुर इसका आंसर दिया गया आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी विषम में दिया गया। इसका कहने का मतलब मुंबई और कोलकाता बाकी सेम होगा। तो यहाँ पास इसमें बहुत तरीका से मतलब रीजनिंग का लॉजिक लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एन एम का भाई है, के एम की बहन है, पी ओ का भाई है तथा ओ एन की बेटी है। पी का चाचा कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो मेनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग यहाँ पास इसको बनाते, एन जो है एम का भाई है। एन क्या है, एम का भाई है, यानी ई प्लस कहने का मतलब पुरुष और माइनस कहने का मतलब स्त्री। तो भाई है किसका, एम का। के एम की बहन है, के जो है एम की बहन है, तो यानी के हो जाएगा माइनस। पी है ओ का भाई है, पी क्या है, ओ का भाई है। तो यहाँ पास पी और ओ में यहाँ पास कोई भी डेटा नहीं दिया गया, तो आगे बढ़ेंगे। तथा ओ एन की बेटी है, देखिए यहाँ पास डेटा दिया गया है कि जो ओ है एन की बेटी है, तो जो भी छोटा रिलेशन में रहेगा उसको नीचे रख दें। तो जो ओ है एन की बेटी है, तो ओ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि बेटी है यानी स्त्री। फिर यहाँ पास देखिए एक पॉइंट छोड़ कर गए थे कि पी ओ का भाई है, जो पी है ओ का भाई है, पी है जो क्या है ओ का भाई, यानी पी क्या हो जाएगा प्लस। तो पी का चाचा कौन है, यानी बोल रहा है पी का चाचा कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एन का बहन एम हो जाएगा। एम बस यहाँ दिया नहीं गया है कि एम प्लस है या माइनस है, एम प्लस या माइनस है। तो यहाँ पर अगर दिया नहीं गया है तो इसका कहने का मतलब इसका जो आंसर ई भी हो सकता है, क्योंकि आप डाटा कंप्लीट दिया नहीं गया और ऑप्शन में ई है। लेकिन आयोग के द्वारा इसका जो आंसर माना गया है ए नंबर माना गया है कि जो पी का चाचा है एम है। जो पी का चाचा कौन है, एम है। हालांकि यहाँ पास जो डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ बताया नहीं गया कि पुरुष है या स्त्री। यहाँ पास क्योंकि फुआ भी लग सकती है, क्योंकि अगर माइनस होगा कहने का मतलब स्त्री होगा तो बहन लग जाएगी, और प्लस होगा यानी पुरुष होगा तो भाई लग जाओ, भाई जैसे लगा तो चाचा। तो यहाँ पर इसका आंसर ए नंबर दिया गया आयोग के द्वारा, एम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है। तो यहाँ पास ए भी है जो करेंट का प्रश्न है, और ये सब जो केस है हमेशा चेंज होते रहता है। तो मेनली आपको क्या करना है, करेंट वाला हम आपको बताएं कि वर्तमान का करेंट ही देखकर जाना है। तो ये वर्तमान का करेंट आप देखकर जाइएगा। हालांकि इसका आंसर उपयुक्त में से डी होगा, यानी ऑप्शन में डी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि 4 नंबर यहाँ पास हो नहीं सकता है। 3 नंबर बिल्कुल सही दिया गया और 2 नंबर भी सही दिया गया, और ए नंबर यहाँ पास होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी डी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सभी जो दिया गया है ऑप्शन सही है, यानी 3 ऑप्शन सही दिया, 4 नंबर छुड़ाकर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि वो करेंट का प्रश्न है तो आप करेंट देख कर जाइएगा। देखिए ये भी करेंट का प्रश्न है कि 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाएगा। तो जब भी इनसैट का प्रयोग होगा तो इनसैट मौसम से संबंधित कोई भी सेटेलाइट जिसमें इनसेट लगा हुआ है यानी मौसम से संबंधित है। तो मौसम संबंधित करने का मतलब मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, ये भी करेंट का प्रश्न है, तो आप इसको भी करेंट से ही देख कर जाइएगा, यानी वर्तमान का करेंट आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
59 नंबर कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था। 2016 में पूछा जा रहा है, तो ये जो करेंट है बहुत ही पीछे का करेंट पूछा गया, तो इसका आंसर क्या दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया था आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, अपसौर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी जो ऊंचा पद पे होता है उसको बोलते हैं, यानी जैसे राष्ट्रपति और नीचे होगा उसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति। उप जिसमें भी लग जाए, इसका कहने का मतलब थोड़ा उससे नीचा है, और आप कहने का मतलब ऊंचा पोस्ट पे। तो यहाँ बोला पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, यानी मैक्सिमम दूरी, यानी सबसे ऊंचा पोस्ट पे चला गया, यानी सबसे हाईली पोस्ट पे। तो मैक्सिमम दूरी कहने का मतलब अपसौर, और जैसे ही मिनिमम दूरी बोलेगा तो उपसौर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपसौर। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है, तो इसका जो हम आंसर दिए थे कि समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इसका जो हम आंसर आपको दिए थे तो ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल वहाँ पास डाटा दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयोग के द्वारा भी ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि 18/5 प्लस √7 प्लस 4/√7 प्लस 3 इसी तरह से आगे भी दिया का मान होगा। तो मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना है, इसको जैसे ही क्या किया परिमीकरण, कहने का मतलब है कि 18/5 प्लस √7 है, तो परिमीकरण कहने का मतलब है कि जो नीचे लिखा गया प्लस में उसको ऊपर क्या करना, माइनस में लिखकर गुना कर देना, ऊपर नीचे दोनों। इस कहने का ए हो गया, इस तरह से आपको क्या करना है, गुना कर देना है, यानी जो भी रहेगा उल्टा, मतलब प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। और यहाँ 5 माइनस √7/5 माइनस √7, इस तरह से जब भी करिए, इसका कहने का मतलब इसमें कोई भी प्रभाव नहीं, क्योंकि दोनों कट जाएगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ नीचे जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ इसको जब इसको गुना करिएगा तो आएगा 18 40 करें, 18 90, और यहाँ पर हो जाएगा 18√7, इस तरह से आएगा। और उसी तरह से नीचे करिएगा तो यहाँ सेम है, तो आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब सेम रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करिएगा तो 25 आएगा, बी का स्क्वायर करिएगा तो 7 आएगा। तो 25 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, तो 25 में से जैसे ही आप 7 घटाइएगा तो आएगा 18। तो 18 आने का कहने का मतलब है, यहाँ पर हम जो गुना किए थे बिल्कुल बेकार किए थे, क्योंकि 18 ऊपर में था, नीचे भी 18 आएगा, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 माइनस √7 सिर्फ बचेगा। तो इसका कहने का मतलब जो भी बटन दिया गया उसी का उल्टा वाला सिर्फ बचेगा, 5 माइनस √7। उसी तरह से यहाँ आएगा √7 माइनस √3, क्योंकि जो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से आगे आएगा, ये जो साइन आप देख रहे हैं प्लस वाला, इसके बदले साइन दिया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस √2। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा √2 माइनस √1, यहाँ हो जाएगा -7, यानी माइनस √7 प्लस √7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 और यहाँ पास -1, तो इसको घटाइएगा तो 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी, तो लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा किया गया था, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन बरगन ने भारत के निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था, तो इसका जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा। तो इसका करेंट से रिलेटेड है, तो करेंट का प्रश्न करेंट में आपको देख कर जाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, तो वनस्पतिक हार्मोन पूछा गया आपसे, यहाँ पर कौन सा वनस्पतिक हार्मोन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, एक प्रकार का क्या है वनस्पतिक हार्मोन है। बाकी इंसुलिन क्या हो जाएगा, इंसुलिन जो यहाँ पर हो जाएगा मानव हार्मोन हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी मानव हार्मोन हो जाएगा। वनस्पति कहने का मतलब आपसे पादप हार्मोन पूछा गया तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट के नीचे दिए गए आकृति में कितने आयत हैं, तो जब इसको आप काउंट करिएगा तो इसमें जो आयत की संख्या आएगा कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर सब काउंट करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वायुमंडल की अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वायुमंडल की अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करती है? यहाँ प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जो पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, पृथ्वी के यानी पृथ्वी सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करती है वो लघु पार्थिव विकिरण तरंग के रूप में प्राप्त करती है, यानी लघु तरंग के रूप में प्राप्त करती है। कौन? तो पृथ्वी। लेकिन जो पृथ्वी से ऊर्जा वायुमंडल प्राप्त करती है, यानी जो वायुमंडल जो ऊर्जा प्राप्त करता है पृथ्वी से, तो ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त करता है, यानी दीर्घ विकिरण तरंगों के रूप में प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर पूछा जाता है पृथ्वी सूर्य से किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है? तो लघु तरंग दैर्घ्य। लेकिन वायुमंडल पूछा गया है तो दीर्घ पार्थिव विकिरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी दीर्घ तरंग या दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग। तो आपको सिर्फ ध्यान देना दीर्घ और लघु में। लघु कब होगा? जब पूछेगा सूर्य से पृथ्वी, यानी पृथ्वी किस रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है सूर्य से? तो लघु विकिरण तरंगों के रूप में। लेकिन पूछेगा वायुमंडल तो दीर्घ विकिरण तरंगों के रूप में। नेक्स्ट जो निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक मत अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है? तो ये बिल्कुल आसानी से आप इसको कर सकते हैं। 68 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर से 4 विज्ञापन पहले होता है, विज्ञापन के बाद आवेदन होता है, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई भी विज्ञापन निकलता है, जैसे आपको भर्ती करना तो उसका सबसे पहले विज्ञापन निकलता है, फिर उसके लिए आवेदन का डेट निकलता है। आवेदन हो जाएगा तो उसके लिए जो होता है साक्षात्कार यानी एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद उसका क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा, यानी एग्जाम में कौन पास है उसके बाद चयन करके उसका नियुक्ति किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट प्रश्न की घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 155 डिग्री। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर रुक जाती है, मिनट पर घंटे की सुई रुक जाती है। आपको घंटे के सुई के बारे में बताना है, यानी घंटा का सुई। तो आपको मालूम है कि जो घंटा का सुई है यानी 360 डिग्री घूमने में 12 घंटा लगाता है, यानी यही तो हुआ आपका पूरा, यानी एक तरह का घड़ी होगा। मान लीजिए ये घड़ी है, क्या है? एक घड़ी है, तो इसको पूरा घूमने में यानी जो घंटा वाला सुई है 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटा कहने का मतलब है यहाँ पास कि 360 डिग्री घूमने में 12 घंटा, क्योंकि ये घड़ी अपने आप में एक सर्किल है, तो इसको भागा दीजिएगा तो 12×3=36 यानी 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब कि एक घंटा में जो घंटा वाला सुई है 30 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री घूमता है? 30 डिग्री। तो यहाँ पास 30 डिग्री आ गया एक घंटा में, तो 12 से 5 जाने के कहने का मतलब है कि 5 घंटा। 5 घंटा कहने का मतलब एक घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में कितना? तो 5 से आप गुना करिएगा तो आएगा 150, यानी 150 डिग्री आ गया। तो यहाँ पास एक ही ऑप्शन में दिया गया 150 डिग्री, हालांकि हम आपको कंप्लीट निकाल कर बता रहे हैं। तो 155 होगा। अब बचा 10 मिनट। 10 मिनट कहने का मतलब है कि जो मिनट वाला सुई है वो जो घूमने में लगाता है, यानी पूरा ये 360 डिग्री मिनट वाला सुई है जो एक घंटा में पूरा चक्कर लगा लेगा, यानी 60 मिनट में पूरा चक्कर। तभी तो 60 मिनट बराबर एक घंटा होता है, यानी एक चक्कर पूरा लगाएगा 60 मिनट में। तो 60 मिनट में एक चक्कर, तो इसका कहने का मतलब है कि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाएगा? तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, तो 60 मिनट से भागा दीजिएगा तो यानी कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ? अरे सॉरी, घंटे वाले के सुई के द्वारा ही पूछा गया, सॉरी मिनट वाला हम लोग सुई निकाल ली यहाँ पर, क्योंकि घंटा के बारे में पूछा, घंटे के सुई घूम जाएगी, कहीं कि मिनट वाला सुई के बारे में चर्चा ही नहीं है। तो घंटे की सुई घूम जाएगी ये पूछा जा रहा है कि कितना डिग्री घूमे। तो 10 मिनट हम लोग यहाँ निकाले थे, 30 डिग्री 1 घंटा बराबर, यानी कितना हो गया? 1 घंटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पास इसको जब आप भागा दीजिएगा तो यानी यहाँ 1 घंटा कहने का मतलब है कि 60 मिनट हो गए घंटे वाले सुई के लिए। तो इसको जब आप भागा दीजिएगा तो इसके कहने का मतलब 1 डिग्री बराबर 2 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना? 2 मिनट। तो यहाँ पास है 10 मिनट,
तो यानी 1 डिग्री बराबर 2 मिनट, तो यहाँ पास 10 मिनट। इसका कहने का मतलब 10 मिनट में 5 डिग्री घूमेगा घंटा वाला सुई, क्योंकि 5 इधर भी गुना करिएगा तो 10 मिनट और इधर फिर 5 डिग्री आएगा, यानी 10 मिनट बराबर 5 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री बराबर 2 मिनट समय लेता है, तो सिंपल सा बात है कि 10 मिनट बराबर 5 डिग्री घूमेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मिनट वाला सुई के बारे में चर्चा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। ठीक है, मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, उसके बाद बोला तब बाएं मुड़ता है, यानी बाएं कहने का मतलब इधर मुड़ेगा। 10 मीटर चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं कहने का मतलब ऊपर मुड़ेगा और 20 मीटर चलता है। ठीक है, 20 मीटर चला है, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं और मुड़कर कितना चला 10 मीटर, यानी यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला, यानी इधर मुड़ा 10 मीटर चलने का कहने का मतलब है कि जितना गया था उतना फिर वापस आ गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो यहाँ था और यहाँ है, तो यहाँ सीधा डिस्टेंस यानी इसके बराबर इस डिस्टेंस होगा, ती भी 20 हुआ और नीचे भी 20, तो 20 से 20 40, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो सही सुमेलित नहीं है तो भगवान महावीर जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सही सुमेलित नहीं पूछा गया आपसे, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी गुइडी तमिलनाडु सही दिया गया, बलपक्रम मेघालय ये भी सही दिया गया। तो आपको कमेंट करके बताना भगवान महावीर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नीचे दिए चित्रों में लुप्त मान के स्थान पर विकल्पों में दिए गए संख्याओं में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी। तो तर्क के आधार पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी 50। आयोग के द्वारा क्या आंसर दिया गया, सी इसका राइट आंसर दिया गया 50। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ पास जो कैलकुलेशन किया गया हो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पास 12 लिखा गया है 50, यहाँ एक्स पास क्या आएगा, तो 6 4 10 और यहाँ पास 2, 5 3 8, यहाँ पास 3, इस तरह से नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर आप लोग किस तरह से निकाले। हम हालांकि इसका आंसर आपको निकाल कर टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस लिया गया था। हुआ था किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। तो सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका जो राइट आंसर है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, बिल्कुल सही दिया गया। और हिम शैल का पता लगाने में, यानी जो भी ऑप्शन दिया सभी का यानी पता लगाने में सोनार का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, यानी समुद्र की गहराई का पता लगाने में। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है, यानी जो पौष्टिक स्तर है उसका नाम क्या है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता या उत्पादक है। तो इसका जो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी उत्पादक है। आंसर क्या हो, कीटभक्षी पौधे, तो पौधा जब भी लगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्पादक। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, यानी जैसे ही दुर्घटना आप सावधानी बरतिए उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है, यानी डॉक्टर से, स्वच्छता से या प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी स्वच्छता से, यानी आप स्वच्छता यानी बीमारी, यहाँ बोल रहा है कि बीमारी किससे संबंधित है, तो स्वच्छता से। यानी अगर आप चाहते हैं कि बीमार नहीं होना तो आप स्वच्छ रहिए, यानी आप बिल्कुल हेल्दी रहिए। जिस तरह से आप चाहते हैं कि दुर्घटना से आप बचना चाहते हैं, आप बिल्कुल सावधान रहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट कि एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने परसेंट बढ़ जाता है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं करना, पूरा 5% घटाया जाता है, यानी -5, 10% बढ़ाया जाता है, +10, प्लस माइनस दोनों है तो माइनस प्लस गुना के, क्योंकि एक माइनस एक प्लस में तो आएगा माइनस, और दोनों को गुना करिएगा तो कितना आएगा 50, यानी ऊपर 50/100। यानी फार्मूला जो होता है +-x +-y प्लस माइनस यहाँ पास हो जाएगा x गुने y/100। ठीक है, तो यहाँ पास आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो कितना होगा -5 + 10 -50/100,
यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यानी यहाँ आएगा 0.5। इसको जब करिएगा तो यहाँ 10 है, ये माइनस में 5 है, तो यानी +5 और -0.5। तो +5 में से -0.5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस साढ़े यानी 4। इसका कहने का मतलब, प्लस कहने का मतलब बढ़ेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी 4.5% बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, तो इसका जो आंसर दिएगा एक को दोबारा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ जो माना गया अक्टूबर 1934 में, जबकि अक्टूबर यहाँ दिया नहीं गया है। इसका राइट आंसर क्या माना गया है आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में आवृत्ति का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 50 में से क्या करना, 25 को घटाइएगा तो आएगा 25। लेकिन जब भी रैंक निकालना हो तो उसमें हम एक क्या करते हैं, एक आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जो रैंक आएगा 26वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन में, एक करेंट से बिल्कुल प्रश्न बोल रहा है कि नए संसद भवन संसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये हमेशा चेंज होता रहेगा, एक दिन में ही चेंज हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा का पलवार करने का मतलब संबंधित है खरपतवार को बढ़ाने से रोकने के लिए, यानी खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए, ये भी सही है। मृदा की उर्वरता, यानी मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, ये भी सही है। यानी मृदा का आप स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं मृदा का पलवार करके। मृदा के नमी को बनाए रखने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है कि इतना बराबर इतना, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल से यहाँ पर सब कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब अंक सभी में सेम गया होगा। अंक कहने का मतलब सभी में क्या दिया गया, सेम दिया गया। तो यहाँ कहने का मतलब कि 4489 का जो वर्गमूल है 67 दिया गया, या मान लीजिए कि दिया गया उतना, तो यहाँ दिया 44.89। तो इसको आप ये भी तो कर सकते हैं कि 4489 जो भी पॉइंट हटाकर बटा में 100 लगा दीजिए। उसी तरह से इसका बटा में कितना लाएगा, यानी 10 यानी 1 पे 4 जीरो। इसका जो बटा में लाएगा 1 पे 6 जीरो। इसका बटा में जो लाएगा 1 पे 8 जीरो। तो इसका कहने का मतलब सारा वर्गमूल में, तो वर्गमूल में से जब भी निकलेगा तो 4489 के लिए 67 निकल कर आ जाएगा, यानी सभी में से 67 निकल कर आएगा। और यहाँ जो इसका जो क्या है, यहाँ देखिएगा तो इसका जो जीरो है यानी 67 निकल कर आएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसका कहने का मतलब कि रूट में आएगा 1 पे 2 जीरो। तो जब वर्गमूल से बाहर निकालेगा तो बाहर निकल कर आता है उसका आधा, क्योंकि जोड़ा में रहेगा तो उसका आधा आएगा, तो 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर। उसी तरह से यहाँ करिएगा तो यहाँ ऊपर में 67 तो रहेगा, लेकिन बटा में क्या आएगा 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक है तो बटा में रूट में होगा 4 जीरो, लेकिन बाहर आता आधा। उसी तरह से आगे भी कर लीजिएगा 67, फिर यानी 0.030। उसी तरह से प्लस इसको करिएगा तो 67 बटा 0 यानी 4 जीरो यहाँ लिखाएगा। जब इसको भागा दीजिएगा तो जब भागा जैसे ही आप इसको दीजिएगा तो जब भागा देने पे आएगा यानी 6 पॉइंट पहला जो आएगा 7 आएगा। उसी तरह से ये जो आएगा 0.67, इसको भागा दीजिएगा तो 0.067, इसको भागा दीजिएगा तो 0.067। यहाँ पास आप टेक्निक से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास जो जब भी जो लास्ट पॉइंट आएगा यानी इसका जब आप दीजिएगा ध्यान तो यानी 0.0067 यानी इसका आएगा वैल्यू निकल कर। तो इसका कहने का मतलब कि 0.0067 वाला यानी जो 4 यानी पॉइंट के बाद 4 अंक जिसमें होगा वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 4 अंक है पॉइंट के बाद, क्योंकि 4 अंक आना चाहिए पॉइंट के बाद। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। बाकी इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचार, सीधा बोल रहा है वी पैड के बारे में बात कर रहा है, यानी वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यानी पहली बार, तो 2013 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसहमति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए, यानी भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो मानव आँख के जो फोकस दूरी में यानी परिवर्तन होता है, यानी उसको जो मैनेज करने का जो काम करता है, सिलियरी मास्पेशल यानी सिलियरी मसल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फोकस दूरी को बढ़ाने घटाने का काम वही करता है, एडजस्ट करने का काम, सिलियरी मास्पेशल, सिलियरी मसल्स। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द यहाँ जो दिया गया है शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता इसका कहने का मतलब जो यहाँ दिया गया होगा उसके अलावे इसमें यूज किया गया होगा, यानी नहीं बनाया जा सकता। तो जो दिया गया है इसमें उसी से जो बनाया गया होगा वो शब्द बनेगा, और जो नहीं दिया गया उससे बनाएगा वो नहीं बनेगा। तो सिंपल बात है। यहाँ पास देखिएगा, यानी ए इसमें देखिए REE यानी यहाँ यूज किया गया, CARPET यूज किया गया, PAI। तो ये देखिए यहाँ पास आई नहीं दिया गया, तो आई जब नहीं दिया गया तो आई यूज नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? ये पूछा गया आपसे प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुगली, ये भी कैरेन का प्रश्न है। यानी टी पार्क किस नदी किनारे विकसित किया जाएगा? तो हुगली नदी किनारे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए गए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए गए समुच्चय है। यानी यहाँ जो दिया गया सेट है वो किससे मैच करेगा? तो इसका जो आंसर दिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं 76 या 18, यानी 3 गुना 18 या 54, यानी यहाँ पास 3 गुना 6 का 3 गुना करिएगा 18 आएगा, 18 का 3 गुना करिएगा 54 आएगा। उसी तरह से 15 का 3 गुना 45, 45 का 3 गुना 135। तो ऑप्शन नंबर ए। तो 90 तक कंप्लीट हो गया। इसका कहने का मतलब 60 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, यानी 60 प्रश्न और बचा हुआ। तो 60 प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।